राजनीति और अध्यात्म में क्या अंतर है। पहले तो ये जाने कि राजनीति क्या नहीं है। सामान्यतः राजनीति से हम लोग क्या समझते हैं या लोग क्या समझते हैं? लोग समझते हैं धोखा देना ये राजनीति है, फरेब करना ये राजनीति है, झूठ बोलना, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना ये राजनीति है। लोग समझते हैं किसी को ठग लेना ये राजनीति है। नहीं, ये सब राजनीति नहीं है। धूर्तता करना ये राजनीति है? नहीं, ये भी नहीं है। होशियारी करना, लोग बड़े होशियार बनते हैं, चतुराई दिखाते हैं, ये भी राजनीति नहीं है। खुदगर्जी करना, अपना उल्लू सीधा करना, लोग समझते हैं कि शायद राजनीति है। नहीं, ये भी नहीं है। दूसरे का पत्ता साफ करना और आपस में लड़ाई लगा देना, दूसरे को नीचा दिखा देना, षड्यंत्र करना, दूसरे की लकीर को छोटी करना, अपना वर्चस्व स्थापित करना, लोग सोचते हैं कि शायद ये राजनीति है। इसलिए अक्सर सुनोगे कि राजनीति मत करें, राजनीति मत करें, जैसे कि राजनीति कोई अधर्म की बात हो गई। नहीं, ये सब राजनीति नहीं है। तो फिर वास्तव में राजनीति क्या है? राजनीति एक कला है, राजनीति एक विज्ञान है, राजनीति एक प्रबंधन है और जीवन में राजनीति की ज़रूरत है। तो फिर क्या है राजनीति? कैसे परिभाषित कर सकते हैं राजनीति? व्यक्तियों के समूह का प्रबंधन राजनीति है, क्योंकि हम समाज में रहते हैं और व्यक्तियों के समूह बन जाते हैं, अलग अलग समूह, अलग अलग समुदाय। अब जैसे यह समूह परिवार की तरह हो सकता है, गांव की तरह हो सकता है, ग्राम पंचायत की तरह हो सकता है, ट्रेड यूनियन की तरह हो सकता है, या राज्य की तरह हो सकता है, ये देश की तरह हो सकता है, विश्व संगठन की तरह हो सकता है। तो ये जो समूह, जहाँ जहाँ व्यक्ति का समूह है वहाँ राजनीति का उपयोग है। और क्यों इसकी ज़रूरत है? ये समूह के प्रबंधन करने की ज़रूरत क्यों है? ज़रूरत है क्योंकि ये वैचारिक संघर्ष होता रहता है। मुंडेर मुंडेर मतिर भिन्ना, अलग अलग व्यक्ति हैं, उनके अलग अलग सोच है, उनके अलग अलग विचार हैं। अब अलग अलग विचार वालों को, अलग अलग मत वालों को अब राजी करना ये आसान नहीं है। तो आपस में वैचारिक संघर्ष होना लाजमी है। अलग अलग विचार है, आपस में विचारों में संघर्ष हो जाता है। तो वैचारिक संघर्ष दूर करने की कला राजनीति है। कैसे आपस में संघर्ष को हम कम करें या कैसे आपस में संघर्ष को हम दूर करें, इस कला का नाम राजनीति है। और अलग अलग, जैसा मैंने कहा, अलग अलग मत हैं और अलग अलग मत के बावजूद काम कैसे होगा बताओ? सामूहिक रूप से कोई कार्य करना है तो कैसे होगा अगर सबका अलग अलग मत है तो इसलिए अलग अलग मत के बावजूद किसी एक मत पर सर्वमत या बहुमत बनाना राजनीति है। और ये कला है कि सब लोगों के अलग अलग विचार हैं, लेकिन अगर कोई कार्य हमको सामूहिक रूप से करना है तो सबको तो मेल कराना होगा, किसी एक मत पर राजी हो कराना होगा, किसी एक निर्णय पर सबको बनाना होगा। तो ये जो कला है इसका नाम राजनीति है। और क्या है राजनीति? कि इस तरह बहुमत द्वारा कानून बनाना होगा, क्योंकि समाज तो कानून से चलेगा। कोई कानून नहीं है तब तो बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो जाएगी, अराजकता पैदा हो जाएगी। तो सबको ले करके एक सब सर्व स्वीकार, जो सबको द्वारा जो स्वीकृत हो, ऐसा कानून बनाना। और कुछ लोग तब भी नहीं मानेंगे तो फिर उनके लिए दंड संहिता, कैसे दंड दिया जाए। जो लोग इस तरह से डिफाई करते हैं तो वो दंड संहिता बनाना, उसका निर्माण करना, ये राजनीति है। और इसी तरह जैसे हम समूह हैं, हम सामाजिक प्राणी हैं, तो आर्थिक रूप से सबको विकसित करना होगा, जीवन को और बेहतर बनाना होगा। तो समूह के आर्थिक विकास का प्रावधान ढूंढना भी राजनीति है। और फिर जैसे अन्य समुदाय हैं, ये तो एक समुदाय की बात है, ये तो समुदाय के भीतर की बात हुई, लेकिन ऐसे कई समुदाय हैं, ऐसे कई राज्य हैं, ऐसे कई देश हैं। तो सबके बीच मधुर संबंध स्थापित करना, ये राजनीति है। और इस तरह राजनीति के 4 मुख्य स्तंभ हैं, 4 पिलर्स हैं राजनीति के, जिसमें राजनीति के अंतर्गत हम इसका सहारा लेते हैं।
क्या सहारा लेते हैं? मत्स्य पुराण में इसका वर्णन है और चाणक्य नीति में भी इन 4 स्तंभों का जिक्र होता है। और वे 4 मुख्य स्तंभ क्या है? साम, दाम, दंड और भेद। मत्स्य पुराण में महाराज मनु पूछते हैं मत्स्यावतार हरि से कि राजनीति के आधार क्या हैं, और उसमें स्वयं हरि बता रहे हैं साम, दाम, दंड और भेद। चाणक्य ने इसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया कि लोग बहुधा इसे चाणक्य नीति के नाम से ही जानते हैं। साम क्या है? साम है कि किसी को राजी करना है। जैसे मैंने बताया कि राजनीति में लोगों को राजी करना होता है किसी एक मत पर, एक निर्णय पर पहुंचने के लिए, एक उद्देश्य पर राजी होने के लिए। तो पहला जो शस्त्र कह सकते हो जो लागू किया जाता है उसको कहते हैं साम। साम का अर्थ क्या हुआ? किसी को सम्यक प्रशंसा करो। सम्यक प्रशंसा, झूठी प्रशंसा नहीं, अगला समझ जाता है कि आप जो है चापलूसी कर रहे हो। सम्यक प्रशंसा, उसके गुणों को रिकॉग्नाइज करो, उसके गुणों की सराहना करो, क्योंकि प्रशंसा एक ऐसी चीज़ है कि सबको अच्छी लगती है। वीणा की तान और अपनी तारीफ सबको अच्छी लगती है। तो उसके गुणों की प्रशंसा करोगे तो आपसे वो राजी हो जाएगा कि ये व्यक्ति मेरी कद्र करता है, मुझे गरिमावान मानता है, तो चलो इसकी बात पर हम राजी हो जाते हैं। तो ये पहला अस्त्र है कि सम्यक प्रशंसा करो और इस तरह संवाद करो उससे, कुछ उसकी सुनो, कुछ अपनी कहो। और जैसे स्टीफन आर कावे कहता है कि पहले सुनो फिर बताओ कि तुमने क्या समझा। तो सुनो, फिर दूसरा समझो, और फिर बताओ कि तुमने क्या समझा, और तब जा कर के अपनी बात कहो। संवाद एक कला है। तो राजनीति में जो पहला अस्त्र, पहला स्तंभ जिसका हम प्रयोग करते हैं वो है संवाद, और उसमें अगले की प्रशंसा, सम्यक प्रशंसा बहुत ज़रूरी है। तो ये है साम। जो दूसरा अस्त्र राजनीति में इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है दाम। दाम का क्या अर्थ है? दाम का मतलब अब तुम कुछ दान दो, कुछ क्या करो, उसका कुछ पद दो, कुछ लाभ उसको दो। अगले को जब लाभ दो उसको पता चलेगा कि हाँ, इनसे समझौता करने में हमारा लाभ है, विशेष रूप से आर्थिक लाभ है। आर्थिक लाभ नहीं तो आपने कुछ पद दिया, आपने कुछ प्रतिष्ठा दी, तो आर्थिक लाभ दो, तो आर्थिक लाभ पा करके लोग राजी हो जाते हैं। अर्थात कि दाम का मतलब कुछ आर्थिक लाभ दो, या आर्थिक लाभ उसको दिखाओ कि इस बात को अगर आप मान जाएंगे तो आपका भी लाभ होगा, हमारी भी जय जय और तुम्हारी भी जय जय, तो अगला राजी हो जाएगा आपके निर्णय से। फिर तीसरा क्या है? दंड है। दंड का क्या मतलब हुआ कि समाज को अगर चलाना है तो कुछ लोग खल होते हैं, तो उनके लिए दंड का प्रावधान होना चाहिए। किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, किसी ने किसी को मारा पीटा, धन का नुकसान कर दिया, तो फिर क्या ऐसे लोगों के लिए हर समाज ने कुछ कानून बनाए हैं, दंड का प्रावधान किया है। तो राजनीति में दंड का प्रावधान होता है, उसको भय दिखाया जाता है और उसको भयभीत करना होता है। और जो दुष्ट होते हैं, जो समाज की मुख्य धारा में नहीं रहना चाहते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, मर्डर करते हैं, कुछ अपराध करते हैं, तो उनके लिए राजनीति में दंड का प्रावधान होता है। और फिर अंतिम शस्त्र जो राजनीति का है वह है भेद, जिसका अंग्रेज़ों ने बहुत प्रयोग किया अपने देश में कि फूट डालो और राज करो। जब देखो कि जो अगला समुदाय है वह राजी नहीं है और वो हमारे समुदाय को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार है या हमारी सरकार को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार है, तो फिर क्या करते हैं कि वहाँ पर भेद डालते हैं अलग अलग समुदायों के बीच, अलग अलग लोगों के बीच। जैसे मगध साम्राज्य जब चाहता था कि वैशाली में, अजातशत्रु चाहता था कि वैशाली गणतंत्र को जीतें, तो वैशाली गणतंत्र की ताकत ऐसी थी कि उसको नहीं वो जीत सकता था। तो फिर वैशाली गणतंत्र में उसने फूट डाला, उसने भेद डाला, और जब भेद हो गया तो उसने आक्रमण कर दिया और वैशाली गणतंत्र को उसने जीत लिया। तो ये जो भेद है, ये फूट की नीति है, ये एक तरह से अंतिम नीति है।
जिसका प्रयोग राजनीति में किया जाता है। सबसे उत्तम है कि सबसे उत्कृष्ट कह लो कि साम का प्रयोग करो। उसके नीचे उत्तम कह सकते हो कि दाम का प्रयोग करो। और उसके नीचे जो मध्यम राजनीति क्या है कि दंड का प्रावधान करो। और जो निकृष्ट राजनीति है कि फिर भेद पैदा करो और भेद पैदा करके और फिर उस पर विजय प्राप्त करो। तो ये तो राजनीति रही है। लेकिन अध्यात्म क्या है? अध्यात्म स्वयं का प्रबंधन अध्यात्म है। इसको समूह से लेना देना नहीं है, ये सेल्फ डेवलपमेंट है, स्वयं से लेना देना है। राजनीति क्या थी? समूह का प्रबंधन। और अध्यात्म क्या है? स्वयं का प्रबंधन। और स्वयं का प्रबंधन कैसे किया जाता है? तो अध्यात्म के भी 4 स्तंभ हैं। क्या स्तंभ है? पहला है ध्यान। स्वयं का प्रबंधन करना है तो ध्यान जरूरी है। क्यों? ध्यान के द्वारा ज्ञान होता है, आत्मज्ञान होता है। तुम जानते हो कि मैं आत्मा हूँ। दूसरा स्तंभ क्या है? दूसरा स्तंभ है साक्षी, अर्थात सदा आत्मस्मरण में रहो। जो भी कर्म करो आत्मस्मरण के साथ करो। जो भी कर्म करो केवल अपने हाथों को इन्वॉल्व मत करो, केवल अपने दिमाग को इन्वॉल्व मत करो, केवल अपने भावों को, इमोशंस को, हृदय को इन्वॉल्व मत करो, अपने आत्मा को भी उसमें इन्वॉल्व करो। ये अध्यात्म का दूसरा स्तंभ है। तीसरा स्तंभ क्या है? तीसरा स्तंभ है समाधि। कभी कभी स्वयं में लीन हो जाओ, क्योंकि उसमें एक ताजगी बनी रहती है, आनंदित हो जाते हो, शांत हो जाते हो। तो तीसरा स्तंभ है समाधि। और चौथा स्तंभ क्या है? चौथा स्तंभ है सुमिरन, अर्थात गोविंद को जान करके, ये भक्ति की बात है, गोविंद को जान करके उसके प्रेम में रहो, उसकी याद में रहो। इसको अध्यात्म के 4 घाट भी कहा जाता है। बहुत तेरे हैं घाट, लेकिन ये 4 मुख्य घाट हैं जिसका हम सहारा आत्म विकास के लिए लेते हैं, स्वयं के प्रबंधन के लिए लेते हैं। तो अब तुम्हारे मुख्य प्रश्न पर आते हैं कि राजनीति और अध्यात्म में अंतर क्या है। तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि राजनीति समूह का प्रबंधन है और अध्यात्म स्वयं का प्रबंधन है। आज सत्संग को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।